नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। मैं हूं संजीव। आइए आज बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे की सुगबुगाहट जो होने लगी है, थर्ड फ्रंट की जो सुगबुगाहट होने लगी है, उसी के ऊपर एक बड़ी चर्चा करने आपके सामने मौजूद है। आपको बता दें कि पशुपति पारस और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जो चिराग पासवान को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में है और तीसरे फ्रंट के बनाने की तैयारी बिहार में सुगबुगाहट उसकी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि पशुपति पारस और मुकेश सहनी मिलकर तीसरे मोर्चा बनाएंगे, इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नया सियासी मोर्चा बनने से संकेत मिलने लगे हैं। पशुपति पारस और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी मिलकर तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं और इसका सीधा असर चिराग पासवान की राजनीति पर होने वाला है। आखिर इससे चिराग पासवान को कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हैं, लेकिन इसी बीच उनके चाचा पशुपति पारस जो अभी तक एनडीए का हिस्सा बने हुए थे, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जो अभी भी महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन तीसरे मोर्चे की तैयारी देखा जाए तो गुपचुप तरीके से दोनों नेताओं ने करनी शुरू कर दी है और इसमें प्रशांत किशोर के भी शामिल होने की बड़ी चर्चा है। हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी है कि क्या चिराग पासवान को हराने के लिए, एनडीए को हराने के लिए और कहीं ना कहीं महागठबंधन को जिताने की साजिश तो नहीं हो रही है, जहां पे ये तीनों नेता मिलकर एक तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं, जहां कहीं ना कहीं चिराग पासवान के वोट में सेंधमारी हो सकती है, एनडीए के वोट में सेंधमारी हो सकती है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जदयू के वोट में सेंधमारी हो सकती है। इन तमाम अगर समीकरणों को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि इससे चिराग पासवान को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसकी सबसे ज्यादा चर्चा होने लगी है। बता दें कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी अभी हाल फिलहाल में महागठबंधन के साथ हैं और उन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी महागठबंधन के साथ मिलकर ही लड़ा था। उसके अलावा अगर बात करें तो पशुपति पारस की स्थिति कुछ और खराब है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां चिराग पासवान को लोकसभा की 5 सीटें मिली थी, वहीं पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिली और तभी से पशुपति पारस एनडीए के खिलाफ है और बार बार इस बात का ऐलान भी कर चुके हैं कि 243 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी 243 सीटों पर तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब तीसरे मोर्चे की जो बात सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि पशुपति पारस तीसरे मोर्चे की तैयारी में है और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी के साथ मिलकर इस तीसरे मोर्चे की जो तैयारी है उसको सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तीसरे मोर्चे की बात करें तो तीसरे मोर्चे की बनने से चिराग पासवान को कितना असर पड़ सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी चर्चा करना बेहद जरूरी है, ताकि समझ में आए कि इससे चिराग पासवान को कितना नुकसान हो सकता है। बात करें तो चिराग पासवान पहले ही अपने चाचा पशुपति पारस के कारण पार्टी विभाजन का दर्द झेल चुके हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। अगर पारस और सहनी साथ आते हैं तो चिराग पासवान के लिए चुनावी गणित और मुश्किल हो सकता है, जो कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ इससे एनडीए को कितना फायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। पशुपति पारस एनडीए का अभी तक हिस्सा है। हालांकि अभी तक एनडीए ने ये नहीं कहा है कि वो एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर वे मुकेश सहनी के साथ तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो यह बीजेपी और जदयू के लिए भी नई चुनौती सामने कर सकती है और चुनौती सामने हो सकती है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को इसका फायदा हो सकता है। तीसरे मोर्चे के बनने से विपक्ष के वोटों का बंटवारा होगा या नया समीकरण बनेगा, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। और अगर कहीं ना कहीं पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ जाकर कहीं ना कहीं तीसरे मोर्चे की तैयारी करते हैं तो इससे एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि 6% जो पासवानों की आबादी है उसका सीधा असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं 2 से 3% जो वोट है वो पशुपति पारस तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। अगर इतना कामयाब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो तीसरे मोर्चे को फायदा पहुंचाएंगे। इससे तेजस्वी यादव को डायरेक्ट तौर पे फायदा होगा और एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें टूट पड़ने की जो संभावना है वो सबसे ज्यादा है। बता दें कि बिहार में पासवान जो वोट है वो काफी अहम है। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने खुद को रामविलास पासवान की विरासत के रूप में, उनके ध्वजा को आगे ले जाने वाले के रूप में अपने आप को स्थापित किया था। भले ही वो 2020 के चुनाव में चुनाव हार गए थे, अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, जो इतिहास उन्होंने बनाया है, इसके पीछे के कारण को अगर समझने की कोशिश करें तो चिराग पासवान आज के राजनीति में सबसे अहम नेता हैं एनडीए की तरफ से।
लेकिन ये जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस मिलकर चिराग पासवान की रणनीति को कहीं ना कहीं नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बात अगर हम तीसरे मोर्चे की करें तो अगर तीसरा मोर्चा बनता है तो चिराग पासवान का वोट बैंक कमजोर हो सकता है, ये सभी जानते हैं, और इसका सीधा फायदा महागठबंधन यानी राजद, कांग्रेस और एनडीए, बीजेपी, जदयू दोनों को मिल सकता है। लेकिन पासवानों की आबादी जो है वो 6% है, और अगर पासवानों का वोट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं पशुपति पारस भी विधानसभा में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा के लिए नया सिरदर्द बन सकता है तीसरा मोर्चा। अब भाजपा और जदयू अभी तक पारस गुट और सहनी को अपने खेमे में बनाए रखना चाहते थे। अभी भी पशुपति पारस से लगातार संपर्क में है चिराग पासवान की पार्टी हो, जदयू हो या फिर बीजेपी हो। दूसरी तरफ वीआईपी के प्रमुख और सनत मलाह के नाम से जाने जाने वाले मुकेश सहनी, जो निषादों के आरक्षण को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, उनको भी एनडीए शामिल करने की फिराक में है, अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इनका बिछड़ना, इनका अलग होना भाजपा के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। लेकिन अगर ये दोनों नया गठबंधन बनाते हैं तो ये एनडीए के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इसका क्या फायदा, क्या नुकसान हो सकता है। अगर देखा जाए तो पशुपति पारस और मुकेश सहनी के बातचीत अगर सफल हो जाती है तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तीसरे मोर्चे की एंट्री निश्चित तौर पर हो सकती है, और इसमें चिराग पासवान को बड़ा झटका लगेगा और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनने की पूरी संभावना है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि यह गठबंधन कितनी मजबूती से उभरता है और इसका चुनावी गणित पर क्या असर पड़ता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पशुपति पारस ने पहले ही अपने भतीजे यानी चिराग पासवान के बारे में कहा है कि वो लालची है, उसको सिर्फ कुर्सी की लालच है, बिहार की जनता से उसको कोई लेना देना नहीं है। जिसका हालिया बयान उन्होंने कोमल पासवान की हत्या, जो औरंगाबाद की लड़की है जिसकी हत्या हुई थी, उसको गाड़ी से कुचल दिया गया था एक राजपूत के द्वारा, और वहां पे चिराग पासवान ने जिस तरह से वीडियो कॉल पे बात किया था कोमल पासवान के परिवार वालों से, उसके पिता से, उसके घर वालों से, जिसके बाद पशुपति पारस ने वहां पहुंचे भी थे, उन्होंने परिवार का दर्द भी बांटा था। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी वीडियो कॉल पे बात की थी, राबड़ी देवी ने भी वीडियो कॉल पे बातचीत की थी। इन सभी नेताओं को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर सबसे ज्यादा तलवार उस समय लटकी कि पासवान रहते हुए पासवानों की अगर की सुरक्षा न कर सके, पर पासवानों की जाति की सुरक्षा अगर चिराग न कर पाए तो आखिर केंद्र में सत्ता पाने की का फायदा क्या है। इसका मतलब ये है कि पासवानों को कोई राहत नहीं है, पासवानों को कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान जैसे नेता जो अपने आप को दलितों के, पासवानों के सबसे बड़े नेता कहते हैं, अगर उनके रहते पासवानों की इतना कष्ट हो रहा है, पासवानों को अगर समाज में इतना उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है, अभी भी जाति जो परंपरा है अगर उसको कहीं ना कहीं बल मिल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं। तो पशुपति पारस ने चिराग पासवान के ऊपर डायरेक्ट तौर पे अगर देखा जाए तो बड़ा आरोप लगाया था, तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया था, और पासवान जाति के भी कुछ लोग ऐसे हैं जहां उनका कहना है कि चिराग पासवान के केंद्र में जाने से हमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कल ही अगर देखा जाए तो उनके पार्टी के 25 से 30 कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्षों ने, जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, इन सभी ने एक ही साथ इस्तीफा दिया, और उनका भी यही बड़ा आरोप था कि चिराग पासवान को हमने इसलिए ज्वाइन किया था कि हमारी आवाज को वो केंद्र तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे और इससे हमें फायदा होगा। लेकिन चिराग पासवान इन सभी कामों में कहीं ना कहीं नाकाम है, और यही कारण है कि हम लोग पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। तो अब बात करें अगर मोर्चे की, तो तीसरा मोर्चा बनने से चिराग पासवान को निश्चित तौर पे नुकसान होगा, और इससे पशुपति पारस, मुकेश सहनी अपना एक अलग फ्रंट बना सकते हैं, ये तो निश्चित तौर पे है। लेकिन इसका सीधा असर जदयू, बीजेपी और जो एनडीए का गठबंधन है उसके ऊपर वोट बैंकों का असर सीधे तौर पे हो सकता है, और इसका फायदा महागठबंधन को निश्चित तौर पे होगा। आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।